दोस्तों, हाल ही में जो खबर सामने आई है उसने रणनीतिक हलकों में जैसे बिजली गिरा दी है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस की दिग्गज इंजन निर्माता कंपनी सैफरन भारत के साथ मिलकर फाइटर जेट इंजन बनाने को तैयार हो चुकी है और सिर्फ साझेदारी नहीं बल्कि 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने के लिए भी राजी है। सुनकर रोमांच होता है, लेकिन साथ ही सवाल भी उठते हैं, क्या कोई देश अपनी सबसे गुप्त, सबसे उन्नत रक्षा तकनीक दूसरे राष्ट्र को ऐसे ही सौंप सकता है? खासकर लड़ाकू विमानों के इंजन, जिन्हें पूरी दुनिया में सबसे जटिल तकनीक माना जाता है, जहां तापमान स्टील को पिघला देने जितना होता है, जहां माइक्रोन की गलती इंजन को उड़ा सकती है, जहां वैज्ञानिक 15 से 20 साल तक सिर्फ एक ब्लेड के डिजाइन पर शोध करते रहते हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि फ्रांस भारत को सब कुछ दे रहा है, वो भी बिना शर्त, बिना रोक टोक, पूरा हस्तांतरण? यही कहानी और भी रोचक हो जाती है, क्योंकि इतिहास गवाह है, महाशक्तियां तकनीक नहीं देती, हथियार देती हैं, ताकत देती हैं, नियंत्रण नहीं। अमेरिका का उदाहरण सामने है। उसने भारत को वर्षों तक सिर्फ वार्निंग दी, सलाह दी कि हथियार मत खरीदो, खुद मत बनाओ। रूस के साथ मत, चलो जनरल इलेक्ट्रिक इंजन दे तो दिया, लेकिन तकनीक बस हाथ की रेखा दिखा दी। वॉशिंगटन के कमरे में बैठकर महीनों तक एक ही बात दोहराई गई, भारत आत्मनिर्भर न बने, तकनीक उनके पास रहे, इस्तेमाल हमारा हो। लेकिन फ्रांस वो जैसे खेल उल्टा खेल रहा है। सवाल यही है, क्या फ्रांस अचानक उदार हो गया, या इसके पीछे ऐसी रणनीति छिपी है जो पहली नजर में दिखाई नहीं देती? सोचिए, भारत अब वैश्विक हथियार बाजार का सिर्फ खरीदार नहीं रहा, निर्माता बनने की राह पर है। राफेल डील सिर्फ विमान खरीदने की नहीं थी, वो विश्वास खरीदने की शुरुआत थी। फ्रांस ने देखा, भारत वही देश है जो आज सैटेलाइट से लेकर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है, INS विक्रांत बना सकता है, ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल दुनिया को बेच सकता है। तो फिर इंजन क्यों नहीं? भविष्य में जब एशिया रक्षा बाजार का केंद्र बनेगा, तब क्या फ्रांस नहीं चाहेगा कि भारत उसका सबसे बड़ा साझेदार बने? यहाँ खेल सिर्फ रक्षा का नहीं, भविष्य की अर्थव्यवस्था, भू रणनीति और उद्योग पर प्रभुत्व का है। और फिर आता है दूसरा रहस्य, जर्मनी। वो जर्मनी जिसके रक्षा निर्यात नियम 70 साल से पत्थर की लकीर थे, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हथियार देने से ज्यादा हथियार रोकने का इतिहास लिखा। लेकिन वही जर्मनी आज भारत को सबमरीन इंजन, टॉर्पीडो तकनीक और क्रिटिकल पार्ट्स देने के लिए प्रोटोकॉल तोड़ देता है। क्यों? क्या यह सिर्फ व्यापार है, या दुनिया समझ गई है भारत कोई साधारण मार्केट नहीं, भविष्य की शक्ति है? और महाशक्तियों का समीकरण बदल रहा है। रूस, यूरोप, अमेरिका की खिंचातानी में भारत अब पाला बदलने वाला नहीं, पाला बनाने वाला खिलाड़ी बन चुका है। जो पक्ष में होगा वही कमाएगा। बहुत संभव है फ्रांस ये जानता है कि आने वाले दशकों में इंजन वही बिकेगा जो भारत बनाएगा। आज जो तकनीक दे रहा है, कल उसी तकनीक के पार्ट्स, मेंटेनेंस, एक्सपोर्ट पर उसका हिस्सा होगा। भारत उसकी फैक्ट्री नहीं, साझेदार बनेगा। और साझेदार वही बनता है जिसमें भविष्य दिखता है। फ्रांस को भारत में वही भविष्य दिखता है जो शायद अमेरिका अब भी देखने से डरता है। तो सवाल का जवाब धीरे धीरे स्पष्ट होता है। तकनीक ट्रांसफर सिर्फ सौगात नहीं होती, निवेश होती है। फ्रांस भारत में निवेश कर रहा है, भारत की क्षमता में, भारत के उठान में। और शायद दुनिया का शक्तिपट अब बदलेगा। इंजन सिर्फ धातु का नहीं, रणनीति का होगा। अब देखना है भारत इस मौके को कैसे मोड़ देता है, क्योंकि इतिहास वो नहीं लिखते जिनके पास तकनीक है, इतिहास वो लिखते हैं जो तकनीक बना लेते हैं। दरअसल दोस्तों, सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या फ्रांस वाकई इतना उदार है कि वह भारत को 120 से 140 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले अत्याधुनिक फाइटर इंजन की पूरी तकनीक सौंप रहा है? सुनने में यह किसी सपने जैसा लगता है, मानो कोई महाशक्ति अपना दशक भर का रिसर्च, अरबों यूरो की लागत और टॉप सीक्रेट मेटलर्जी तकनीक थाली में सजाकर भारत को दे दे। लेकिन सच्चाई उतनी सरल नहीं जितनी दिखती है। यह कोई दान नहीं, यह भू राजनीतिक मजबूरी, बाजार की प्रतिस्पर्धा, भविष्य का सैन्य समीकरण और रणनीति की शतरंज है, जिसमें दोनों खिलाड़ी अपने अपने लाभ की चालें चल रहे हैं। फ्रांस आज तकनीक देने को तैयार है तो उसकी वजह भारत की बढ़ती ताकत और एरोस्पेस मार्केट में बदलते समीकरणों से जुड़ी हुई हैं। भारत पहले वह देश नहीं रहा जो केवल खरीदार हो। आज भारत निर्माता है, निवेशक है और वैश्विक हथियार बाजार का निर्णायक खिलाड़ी है। दुनिया के हर बड़े रक्षा निर्माता के लिए भारत वह दरवाजा है जो खुल जाए तो भविष्य की कमाई और सहयोग सुनिश्चित हो जाता है, और बंद हो जाए तो पूरा व्यापार किसी और के हाथ में चला जाता है।
यही वह बिंदु है जिसने फ्रांस को मजबूर किया झुकने पर, न कि किसी दानशील राष्ट्र की तरह उठ खड़े होने पर। जरा सोचिए, एक समय था जब तकनीक के मामले में भारत को सिर्फ अधूरी पैकेजिंग मिलती थी। इंजन मिलता था लेकिन कोर नहीं, हथियार मिलते थे लेकिन उनके स्रोत कोड नहीं, जेट मिलता था लेकिन उसकी रीढ़ यानी इंजन टेक्नोलॉजी को छिपा लिया जाता था। पर अब परिस्थितियां उलट चुकी हैं। रूस ने पहले ही भारत को इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रस्ताव किया। ब्रिटेन पूरी ताकत से भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। अमेरिका जनरल इलेक्ट्रॉनिक फॉरफोटोइन जैसे इंजन में सहयोग की दिशा में बढ़ चुका था, और तभी जापान ने भी छठी जनरेशन इंजन आधारित प्रस्ताव के साथ बाजार में कदम रखा। यानी अब भारत अकेला विकल्प नहीं खोज रहा था, बल्कि दुनिया भारत को ग्राहक नहीं, साझेदार के रूप में हासिल करने की दौड़ में लगी थी। ये वही क्षण था जब फ्रांस को एहसास हुआ, यदि इस समय उसने भारत को खुला ऑफर नहीं दिया तो राफेल इंजन की श्रेष्ठता, भविष्य के लड़ाकू कार्यक्रम और अरबों डॉलर की संभावनाएं उसके हाथ से छिटक सकती हैं। लेकिन कहानी में मोड़ यहीं खत्म नहीं होता। फ्रांस के 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने के पीछे एक दूसरी गहरी वजह है, और वह है उसकी अपनी आवश्यकता। यह सुनकर चौंकना स्वाभाविक है, पर सच यही है कि 120 प्लस के एन थ्रस्ट श्रेणी का भविष्य वाला इंजन फिलहाल फ्रांस के पास पूरी तरह विकसित रूप में मौजूद नहीं है। राफेल के M88 इंजन की सीमा, नए स्टेल्थ जेट्स की मांग और छठे जनरेशन एयरक्राफ्ट की आवश्यकताएं फ्रांस को ऐसे इंजन की खोज पर मजबूर कर चुकी हैं जो न सिर्फ तेज हो, बल्कि एआई कंट्रोल थ्रस्ट, सुपर कंबशन और हाई टेम्परेचर मटेरियल साइंस जैसे फीचर्स से लैस हो। फ्रांस जानता है कि इस नए इंजन को अकेले विकसित करना समय खर्चीला, जोखिम भरा और महंगा है। दूसरी ओर भारत ने पिछले दशक में मटेरियल इंजीनियरिंग, सिरेमिक कोटिंग, टरबाइन ब्लेड मेटलर्जी और एमका प्रोजेक्ट जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। यदि दोनों मिलकर इंजन विकसित करते हैं तो रिसर्च कॉस्ट आधी होगी, समय घटेगा और दुनिया के सामने दो देशों का संयुक्त उत्पाद आएगा। यह सिर्फ तकनीक ट्रांसफर नहीं, बल्कि साझा भविष्य का सौदा है, जहां इंजन भारत के नाम पर होगा, लेकिन उसका लाभ फ्रांस भी उठाएगा। यही वजह है कि फ्रांस 100% टेक्नोलॉजी देने की बात कर रहा है। भविष्य में यदि फ्रांस अपने फाइटर जेट्स में इस इंजन का इस्तेमाल करना चाहेगा तो उसे भारत की मंजूरी और औपचारिक करार की आवश्यकता होगी, यानी नियंत्रण की चाबी भारत के हाथ में होगी। और यही वह शक्ति है जिसने भारत की इस साझेदारी को इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण रक्षा मोड़ बना दिया है। पहले जहां भारत सिर्फ खरीदार था, आज वही देश इंजन निर्माण का धुरी बन चुका है। दोस्तों, इस सौदे का सार स्पष्ट है। यह सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक कंपटीशन, बाजार की चुनौती, भविष्य की आवश्यकता और टेक्नोलॉजी डिलीवरी की मजबूरी है। फ्रांस ने सौदा इसलिए नहीं किया कि वह भारत से प्रेम करता है, बल्कि इसलिए कि उसे पता है भारत के बिना यह इंजन, यह बाजार और यह भविष्य अधूरा है। भारत और फ्रांस मिलकर ऐसा इंजन बनाएंगे जो न सिर्फ एमके के दिल में धड़कन बनेगा, बल्कि आने वाले विश्व हथियार बाजार को परिभाषित करेगा। भारत अब खरीदार नहीं, गेम चेंजर है, और फ्रांस ने यह समझ लिया है कि भविष्य की दौड़ में भारत के साथ चलना भारत को आगे निकलते देखने से ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। जियोपॉलिटिक्स की बिसात पर आज जो चाल चली गई है, उसने सालों से बने समीकरण पलट दिए हैं और विश्व राजनीति में एक नया संकेत छोड़ दिया है। ताकतवर वह नहीं जो नियमों का पालन करे, बल्कि वह है जो नियम गढ़े, बदलवाए और बाकी दुनिया उसे मानने पर विवश हो जाए। जर्मनी द्वारा भारत को अपना सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम स्काई नेक्स्ट देने का प्रस्ताव उसी सिद्धांत का प्रमाण है। ये वही जर्मनी है जिसने दशकों तक हथियार निर्यात को लेकर लोहे सी कठोर नीति अपनाई, जिसने नाटो के बाहर हथियार निर्यात को लगभग असंभव बनाए रखा। जो हथियार किसी तीसरे देश तक पहुंचे उसके लिए संसद में घंटों बहस होती, पर आज वही जर्मनी भारत के सामने बिना शर्त नो लिमिट्स कहकर खड़ा है। बड़े बड़े औद्योगिक राष्ट्रों का झुकना यूं ही नहीं होता। इसके पीछे बदलती ऊर्जा व्यवस्था, रूस यूक्रेन युद्ध की थकान, इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती गर्मी और भारत की उभरती शक्ति का जटिल मेल है। खास बात यह है कि यह सब उस दौर में हुआ है जब अमेरिका अपनी पुरानी सुपर पावर वाली मुद्रा में दुनिया को हाँकने की कोशिश कर रहा था। वॉशिंगटन बार बार यूरोप को चेतावनी देता रहा, भारत को रूस से दूर करो, भारत पर हथियारों की आपूर्ति सीमित रखो। परंतु जियोपॉलिटिक्स का चक्र उल्टा घूम गया। अमेरिका जितना दबाव बनाता गया, यूरोप उतना ही भारत के करीब आता गया। फ्रांस इस दिशा में पहला मोहरा बना।
राफेल डील से शुरू हुई निकटता पनडुब्बी एवं इंजन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी तक जा पहुंची। फ्रांस ने स्पष्ट कर दिया कि इंडो पैसिफिक की कुंजी भारत है और चीन की आक्रामकता के सामने पश्चिम को भारत जैसा संतुलक चाहिए। फ्रांस की इस रणनीति ने बाकी यूरोप में एक संकेत छोड़ा, भारत केवल बाजार नहीं, साझेदार भी है। फ्रांस के बाद यदि किसी देश ने निर्णायक कदम उठाया है तो वह जर्मनी है। जर्मनी का स्काई नेक्स्ट महज एक हथियार प्रणाली नहीं, बल्कि यूरोप की तकनीकी क्षमता का प्रतिनिधि है। हाइपरसोनिक मिसाइल ट्रैकिंग, मल्टी लेयर इंटरसेप्शन, एआई आधारित सिस्टम, 360 डिग्री कवरेज और सबसे खास नाटो ग्रेड तकनीक का बिना प्रतिबंध साझा प्रस्ताव। जर्मनी ने इस पहले यह सुविधा केवल नाटो सहयोगियों को दी थी, पर भारत के लिए उसने अपने दशकों पुराने निर्यात नियम नरम कर दिए। यह साधारण राजनीतिक निर्णय नहीं, यह विश्वास का वोट है। भारत के लिए एक गैर लिखित लेकिन अत्यंत प्रभावशाली मान्यता कि भारत अब क्षेत्रीय नहीं, वैश्विक रक्षा ढांचा निर्माण का केंद्र है। यह परिवर्तन क्यों आया? इसका उत्तर ढूंढने के लिए हमें बीते वर्षों के आर्थिक, सामरिक और ऊर्जा संबंधी बदलाव समझने होंगे। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप की सुरक्षा वास्तुकला हिल गई। गैस पाइपलाइनें बंद हुईं, रक्षा उत्पादन पर दबाव बढ़ा, चीन मॉडल से दूरी अनिवार्य हुई। ऐसे में भारत वह देश बनकर उभरा जिसने रूस के साथ संबंध भी संतुलित रखे और पश्चिम के साथ तकनीकी संबंध भी मजबूत किए। भारतीय कूटनीति की यही विषमता संतुलन शैली आज विश्व मंच पर उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका चाहता था कि यूरोप भारत पर निर्भरता कम करे, पर वास्तविकता उलट है। यूरोप अपनी रक्षा, सेमीकंडक्टर सप्लाई, दुर्लभ खनिज सुरक्षा और बाजार विस्तार के लिए भारत पर निर्भरता बढ़ाने को मजबूर है। अमेरिका की प्रेशर डिप्लोमेसी वहीं कमजोर पड़ी जहां भारत की बैलेंस डिप्लोमेसी चमक उठी। अब प्रश्न उठता है, जर्मनी ने भारत के लिए यह दरवाजा आखिर खोला क्यों? पहला कारण है चीन। जर्मनी जानता है कि एशिया में शक्ति संतुलन केवल भारत ही साध सकता है। दूसरा कारण ऊर्जा और उद्योग। जर्मन मशीनरी, ग्रीन टेक, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और रक्षा निर्माण के लिए जो विशाल बाजार चाहिए वह अमेरिका या यूरोप नहीं दे सकता। वह क्षमता भारत के पास है। तीसरा कारण सुरक्षा। इंडो पैसिफिक व्यापार मार्गों की स्थिरता यूरोप के लिए जीवन रेखा है और इसे सुरक्षित रखने में भारत की नौसेना अब निर्णायक भूमिका निभा रही है। चौथा कारण यह भी है कि भारत अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा के बीच एक स्वतंत्र धुरी बन चुका है। वह न तो अमेरिकी कठपुतली है, न ही चीन के प्रभाव में, बल्कि वह अपना गेम अपनी शर्तों पर खेल रहा है। और यही चीज जर्मनी को आकर्षित कर रही है स्काई नेक्स्ट डील। चाहे तत्काल हस्ताक्षरित हो या चरणबद्ध आगे बढ़े, एक बात निश्चित है, यूरोप की विदेश नीति का ध्रुव बदल चुका है। यदि कल फ्रांस राफेल, आज जर्मनी स्काई नेक्स्ट, तो आने वाले समय में इटली, स्पेन और ब्रिटेन भी उन्नत प्रणालियों की पेशकश लेकर आ सकते हैं। यह परिवर्तन केवल हथियारों के रूप में नहीं, बल्कि एक नई वैश्विक शक्ति धुरी के उदय के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसमें भारत केंद्र है और यूरोप उसका सामरिक सहयोगी। वॉशिंगटन आज भले आश्चर्य में हो, पर विश्व राजनीति का संदेश स्पष्ट है। दुनिया अब भारत को विकल्प नहीं, आवश्यकता मान रही है। अब सवाल यह कि आखिर स्काई नेक्स्ट सिस्टम में ऐसा क्या खास है जिसके लिए दुनिया पागल है और भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, भारत के पास बड़ी मिसाइलों को रोकने के लिए रूस का S-400 है, इजराइल का बराक है और अपना स्वदेशी सिस्टम भी है। हम लॉन्ग रेंज में सुरक्षित हैं, लेकिन आज का युद्ध बदल चुका है। सबसे बड़ा खतरा अब बैलिस्टिक मिसाइल नहीं, बल्कि ड्रोन स्वॉर्म है। और यही एंट्री होती है स्काईनेक्स की। इसे आप एक स्मार्ट ढाल समझिए। यह दुनिया का सबसे एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम है। यह मशीन 1 मिनट में 1000 राउंड फायर कर सकती है, यानी आसमान में गोली बारूद की दीवार खड़ी कर देती है। इसमें इनबिल्ट एआई है। दुश्मन चाहे 50, 100 या उससे ज्यादा ड्रोन भेज दे, यह सिस्टम खुद उन्हें ट्रैक, लॉक और सेकंडों में हवा में उड़ा देगा। अब अगर पाकिस्तान ड्रोन भेजे या चीन स्वॉर्म अटैक करे, सीमा पार करते ही कबाड़ बन जाएंगे। भारत ने जर्मनी से मांग नहीं की, जर्मनी खुद दौड़ कर आया। उसने वही ऑफर दिया जो आमतौर पर रूस चीन एक दूसरे को देते हैं, नो लिमिट डिफेंस पार्टनरशिप। अमेरिका शॉक में है, फ्रांस दबाव में है और पाकिस्तान चीन बेचैन। आखिर स्काईनेक्स में ऐसा क्या है जिसके लिए दुनिया दीवानी हो रही है? जवाब सरल है, युद्ध बदल चुका है और जो बदलते युद्ध को समझ ले वही भविष्य जीतता है।
बीते 2 दशकों में युद्ध का चरित्र मिसाइल बनाम मिसाइल से हटकर अब सस्ते, तेज झुंड बनाकर हमला करने वाले ड्रोन पर आधारित हो चुका है। आज किसी देश को गिराने के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों या भारी बमों की जरूरत नहीं, 50 से $100 के कमर्शियल ड्रोन भी सामरिक अराजकता पैदा कर सकते हैं। यूक्रेन रूस युद्ध इसका आधुनिक उदाहरण है, जहां अरबों डॉलर की टैंक, आर्टिलरी और बख्तरबंद वाहन कुछ $100 के FPV ड्रोन से नष्ट हो गए। यही वह नई युद्ध व्यवस्था है जिसका समाधान दुनिया खोज रही थी, और इस खोज का उत्तर बनकर उभरा जर्मनी का स्काईनेक्स एयर डिफेंस सिस्टम। ये सिस्टम सिर्फ एक एंटी एयर वेपन नहीं, बल्कि एक विचार है कि युद्ध में जीत अब सबसे महंगी मिसाइल से नहीं, बल्कि सबसे तेज प्रतिक्रिया देने वाले स्मार्ट, तेज आधारित सिस्टम से होगी। स्काईनेक्स अपने 35 मिलीमीटर स्मार्ट एम्यूनेशन, एहेड राउंड्स, AI ट्रैकिंग और 360 डिग्री टारगेट लॉक क्षमता के कारण दुनिया का सबसे घातक काउंटर ड्रोन शील्ड माना जाता है। यह सिस्टम प्रति मिनट 1000 से अधिक राउंड दागकर हवा में एक गोलियों की दीवार बना देता है। न एक न दो, बल्कि दर्जनों ड्रोन एक साथ गिराने की क्षमता इसके पास है। इसे आप 21वीं सदी की लेजर फास्ट ट्रेंच डिफेंस गन समझिए, जो युद्ध के मैदान में अदृश्य सैन्य छाते की तरह फैल जाती है। भारत के लिए इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि भारत के पास AS-400 है, बराक 8 है, आकाश और प्रलय जैसे अपने मजबूत स्वदेशी सिस्टम हैं। यानी लंबी दूरी की मिसाइलों और हाइपरसोनिक खतरों से लड़ने की क्षमता हमारे पास है। लेकिन वास्तविक युद्ध अक्सर सबसे सरल चीजों से हारता है। मिसाइलें महंगी हैं, लेकिन ड्रोन सस्ते। मिसाइलें कुछ गिने चुने टारगेट मारती हैं, ड्रोन एक झुंड में आते हैं और सैकड़ों टारगेट चुनते हैं। मिसाइल चलाना करोड़ों का खर्च, ड्रोन भेजना 1000 में खत्म युद्ध का समीकरण उलट चुका है। यही कारण है कि भारत को अब एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो कम लागत में ज्यादा ड्रोन गिरा सके, वह भी बिना मिसाइल खर्च किए। स्काईनेक्स इस समीकरण को बदल देता है। यह ड्रोन को मिसाइल से नहीं, गोलियों के स्मार्ट बादल से गिराता है। उसकी अहेड राउंड्स में टंगस्टन पेलेट्स भरे होते हैं, जो हवा में फूटकर शेल नहीं बल्कि धातु की बारिश बनाते हैं। कोई भी ड्रोन इसका सामना नहीं कर सकता, चाहे वह पाकिस्तान से भेजा गया स्टील्थ क्वाडकॉप्टर हो या चीन का स्वार्म AI आधारित अटैक ड्रोन। शत्रु ड्रोन LOC के ऊपर आएगा और सेकंडों में धुआं बनकर गिर जाएगा। अब देखिए भू रणनीतिक झटका। स्काईनेक्स भारत ने जर्मनी से मांगा नहीं, जर्मनी खुद लेकर आया, और सिर्फ बेचा नहीं बल्कि ऐसा ऑफर दिया जैसा रूस चीन आपस में देते हैं नो लिमिट डिफेंस पार्टनरशिप। इसका मतलब साफ है कि जर्मनी भारत को अब सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि साझेदार मान रहा है। इस डील के बाद भारत यूरोपीय डिफेंस इंडस्ट्री 100% से अधिक हो गई है, का हिस्सा बन गया है, और यह पश्चिमी सैन्य खेमे में नई भू राजनीतिक धुरी का संकेत है। अमेरिका इससे चौंक गया, क्योंकि एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी में मोनोपोली रखने का सपना वो देख रहा था। फ्रांस पर दबाव है, क्योंकि राफेल डील के बाद उम्मीद थी कि भारत बैटल मैनेजमेंट सिस्टम भी उसी से खरीदेगा, पर स्काईनेक्स की एंट्री ने समीकरण बदल दिए। यूरोप चाहता है कि भारत यूक्रेन वॉर में बैलेंस पावर बने और एशिया में चीन को संतुलित रखे। अब जर्मनी भारत के साथ खड़ा है, यह संदेश बीजिंग तक गूंज चुका है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन बेचैन हैं, क्योंकि उनकी पूरी ड्रोन रणनीति भारत की सीमाओं पर टूटने वाली है। पाकिस्तान ने आतंकवादियों को ड्रोन से हथियार पहुंचाना शुरू किया, चीन ने LOC पर स्वॉर्म डिप्लॉयमेंट की ट्रेनिंग शुरू की, और भारत ने तुरंत जवाब में स्काईनेक्स ले आया। अब उनकी रणनीति वैसी ही है जैसे बंदूक लेकर बुलेट प्रूफ दीवार पर गोली चलाना। पाकिस्तान के ड्रोन सीमा पार करते ही कबाड़ बन जाएंगे। चीन के स्वॉर्म लद्दाख की ऊंचाइयों में भारत के AI निर्देशित कवच से टकराकर गिरेंगे। भारत ने दुश्मन के गोला बारूद को बेकार करने की टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है, यानी भारत ने हमले का नहीं, खेल का पूरा नियम बदल दिया। इस डील का असर सिर्फ रक्षा पर नहीं बल्कि कूटनीति पर भी पड़ेगा। भारत अब न सिर्फ हथियार खरीदार है, बल्कि भविष्य में स्काईनेक्स जैसे सिस्टम का प्रोडक्शन हब भी बन सकता है। जर्मनी हीरो बनकर आया है, क्योंकि उसे पता है भारत के साथ जुड़ने का मतलब है बाजार तकनीक, एशियाई बैलेंस पावर। पश्चिमी देशों में भारत वह ताकत है जो चीन की बराबरी कर सकती है और अमेरिका का विकल्प भी बन सकती है। यही कारण है कि यह साझेदारी साधारण खरीदी नहीं, बल्कि बहुध्रुवीय दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव का संकेत है। निष्कर्ष,
केवल इतना S-400 हमें मिसाइलों से बचाता है, लेकिन स्काईनेक्स युद्ध के भविष्य से। यह गोलियों में AI का दिमाग डालकर ड्रोन युद्ध को रोकता नहीं, खत्म कर देता है। आने वाले वर्षों में इस सिस्टम की तैनाती भारत को एशिया का ड्रोन डिफेंस कैपिटल बना सकती है। यही कारण है कि दुनिया स्काईनेक्स को हथियार नहीं बल्कि गेम चेंजर कहती है, और भारत इसे लेकर सिर्फ तैयार नहीं, भविष्य लिखने जा रहा है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है।